जय हिंद। अभी तक हम लोगों ने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत प्रशासन और देखा ब्रिटिश सरकार का भारत प्रशासन। अब आता है भारत की आज़ादी का समय। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ये घोषणा की थी कि 20 जून 1948 को भारत आज़ाद होगा। इस घोषणा में बंटवारे का कोई भी प्रावधान नहीं था, केवल आज़ादी की बात कही गई थी कि इसमें बंटवारे की बात नहीं की गई थी। लेकिन जब 3 जून 1947 को भारत के जब आखिरी गवर्नर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्रता की जो योजना दी नहीं, इसमें भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का भी प्रावधान रख दिया गया। जब क्लेमेंट एटली ने कहा तो तब बंटवारे की कोई बात नहीं थी, केवल भारत की आज़ादी की बात हुई थी। लेकिन माउंटबेटन आए तो उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बंटवारे की बात कर दी। इसमें देखते हैं इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि भारत एक संप्रभु देश होगा और आज़ाद होगा। इसमें विभाजन का भी प्रावधान था। जो 1947 का एक्ट आया उसमें वायसराय के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। वायसराय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर में था, एक समय पर यह भारत का पूरा गवर्नर हुआ करता था, लेकिन अब ये वायसराय के पद को भी समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह मंत्रियों की सलाह पर गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया। फिर से गवर्नर जनरल आ गया। भारत और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। संवैधानिक सभा को ये अधिकार दिए जाएंगे कि वो एक स्वतंत्र एवं सक्षम संविधान का निर्माण कर सके। संवैधानिक सभा जो संविधान का निर्माण करती होगी, यही संवैधानिक सभा विधायिका का कार्य भी करेगी। उस समय विधायिका का कार्य कौन करती थी? जो भी कानून से रिलेटेड जो भी वर्क होते थे वो संवैधानिक सभा करती थी। वायसराय की कार्यकारी परिषद मंत्री परिषद का भी कार्य करेगी। जो वायसराय घोषित किया गया फिर से उसके मंत्री परिषद का कार्य करेगी। वे चेयरमैन कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू थे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। जो सेक्रेटरी ऑफ पद स्टेट जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था और उसके अंडर में कौन होता था? वायसराय। तो इन दोनों के पद को समाप्त कर दिया गया। अब देखते राष्ट्रीय प्रदेशों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे भारत या पाकिस्तान में जुड़ सकते हैं। जो भी देसी रियासतें थी उनको आज़ादी दी गई कि वे भारत या पाकिस्तान में जुड़ सकते हैं, क्योंकि भारत का बंटवारा होने वाला था। संविधान के लागू होने तक दोनों देश की सरकार भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुसार कार्य करेगी। मतलब दोनों के संविधान जब तक नहीं बन जाते तब तक भारत सरकार अधिनियम के तहत दोनों देश पर शासन चलाया जाएगा। जो बंटवारा हुआ उसके बाद गवर्नर जनरल और गवर्नर को अलंकृत पद बनाया गया। मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा उनमें अलंकरण किया गया, मतलब उसमें साज सज्जा की गई, एक तरीके से उनको विशेष बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। जो गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी थे। मोहम्मद अली जिन्ना पहले पाकिस्तानी गवर्नर जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री घोषित किया गया। अब अंतरिम सरकार का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। वो आज़ाद भारत के भी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। संविधान का निर्माण। अब देखते हैं हम संविधान के निर्माण की शुरुआत। संविधान के निर्माण के लिए संवैधानिक सभा का गठन किया गया। संवैधानिक सभा को कई उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था इसका संविधान का निर्माण करना था। संवैधानिक एक वो होता है कि मतलब संवैधानिक का मतलब ही होता है कि उसके शासन चलाया जाए, उसको अच्छे कानून बनाकर, उचित कानून बनाकर चलाना। तो संविधान सभा का भी निर्माण करना, और इसका काम था संविधान का निर्माण करना। संविधान मतलब कि जो जिससे पूरे देश का शासन हो सके। तो एक जिम्मेदारी सौंपी गई संविधान सभा का निर्माण करने के लिए करके। संवैधानिक सभा का विचार एक साम्यवादी नेता, साम्यवादी मतलब कि जिनकी कम्युनिस्ट विचारधारा थी, वो MS राय ने 1934 में दिया था। 1935 जो थी उसमें कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से
संवैधानिक सभा की मांग की थी। देखो, इसकी जो विचार दिया गया वो कब 1934 में ही दे दिया गया था, लेकिन 1935 में इसको ऑफिशियली रूप से कांग्रेस ने इसकी मांग कर दी थी, संवैधानिक सभा की, संविधान सभा की। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। कब? अगस्त प्रस्ताव के समय। 1942 में भी क्रिप्स मिशन जो था उसमें भी यही प्रस्ताव रखा गया था, संविधान सभा की मांग की गई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को मान लिया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग के शुरू से ही अलग संविधान सभा की मांग रही। जो भी मुस्लिम लीग थी उस समय, मुस्लिम लीग जिसके अध्यक्ष एक तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना ये सब नेतृत्व करता थे उस समय, तो उनकी एक अलग संविधान सभा की मांग थी। संवैधानिक सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के आधार पर हुआ था। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। संवैधानिक सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, यानी कि डायरेक्टली ना होकर उसको अप्रत्यक्ष रूप से अपनाया जाए। जो भी संविधान के सभा थे के मेंबर्स थे, हम देखते कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश सरकार से आए थे। देखो, ब्रिटिश सरकार से कितने थे? 296, और बाकी थे 93 जो राजशाही प्रदेशों से नामांकित होकर आए थे, मतलब जो देशी रियासतें थी, जिसमें 4 चीफ कमिश्नर थे। अब हम देखते हैं, इसलिए संवैधानिक सभा आंशिक रूप से नामांकित संस्था थी। मतलब कि आंशिक रूप से बिल्कुल, क्योंकि इसमें नॉर्मली ब्रिटिश सरकार के ज़्यादातर लोग थे और 4 चीफ कमिश्नरी थे और 93 राजशाही थे। तो इसमें क्या ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब सही तरीके से इसमें चुनाव हुआ हो। जो चुनकर आए वो तो ठीक है, लेकिन जो पहले से ही ब्रिटिश सरकार के हैं, 4 चीफ कमिश्नरी है, तो फिर ये कहाँ से अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए? अब देखा जाए तो संवैधानिक सभा की सीटों का विभाजन प्रांतीय जनसंख्या के आधार पर किया गया था। जो प्रांत की जनसंख्या थी, जितनी ज़्यादा जनसंख्या वहाँ से उतने सीट, इस हिसाब से बनाई गई थी। चुनाव संपन्न जुलाई अगस्त 1940 में हुए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी को 208 मिली थी। महात्मा गांधी और जिन्ना ने इसमें भाग नहीं लिया था। अब देखते संवैधानिक सभा के कार्य। संविधान सभा क्या काम कर रही थी उस समय? पहली बात तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, और सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि यह फ्रांस की प्रथा से लिया गया था। क्योंकि उस समय एक तरीके से कोई मेंबर नहीं था, तुरंत में ऐसा व्यक्ति को दे दिया गया जो बुजुर्ग थे। तो बुजुर्ग व्यक्ति में से हमारे यहाँ, बुजुर्ग तो नहीं कहेंगे, सबसे वरिष्ठ जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो उनको अस्थायी यानी कि टेम्पररी उनका वो बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। फिर उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फिर उसके बाद उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 1946 को देखो, पहली बैठक होती है हमारी 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को हमारे स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, और फिर उसके बाद 13 तारीख को हो जाती है हमारी उद्देश्य प्रस्ताव, कि उसमें क्या बताया जाता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने भावी संविधान के प्रमुख लक्ष्यों, गुणों, उद्देश्यों को दर्शाया गया था, और इसी के आधार पर ही संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया था। इस संकल्प को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। अब देखते हैं संविधान सभा के प्रमुख कार्य क्या थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण करना, ये 26 नवंबर 1949 तक चला। भारत की संसद के रूप में मिस्टर GV मावलंकर की अध्यक्षता में चला ये। राष्ट्रमंडल देशों की अध्यक्षता को शामिल किया गया 1949 में। अब 22 जुलाई 1947 को हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया, जो हमारा जन गण मन है। 1950 में 24 जनवरी 1950 को संविधान के कुछ प्रावधानों को ही लागू किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति का पद भी। इसका जो कार्यकाल बना, हमारा संविधान निर्माण का जो समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें लगे, जिसमें 11 सत्र आयोजित किए गए थे, और इस संवैधानिक सभा ने संसद के रूप में
1952 तक कार्य किया गया। देखो, हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया, लेकिन यही संविधान सभा हमारे यहाँ संसद के रूप में 1952 तक बनी रही थी। आगे देखते हैं, कुछ समितियां बनाई गई थी संविधान सभा बनाई गई। उसके बाद इनकी समितियां बनाई गई थी जिनके प्रमुख अध्यक्ष भी बनाए गए थे। जैसे नियम समिति बनाई गई थी, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि इनको देशी रियासतों का एकीकरण भी सौंपा गया था। रियासत समिति के राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति एस.सी. मुखर्जी। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। 19 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अब प्रारूप समिति का गठन 1947 में किया गया था, जिसके प्रमुख सदस्य थे 7। कौन कौन थे? भीमराव अंबेडकर, अयंगर, अय्यद, मुंशी सादुल्ला, माधवराव, B.L. मित्र। इन्होंने इस्तीफा दे दिया इनके स्थान पर। कृष्णामाचारी, इनकी जगह B.P. खेतन, बाद में मृत्यु हो गई थी इनकी। फरवरी 1948 को तैयार किए गए प्रारूप को पहली बार प्रकाशित किया गया था। अब सेकंड पब्लिकेशन 1948 में गया था, मतलब कि दूसरी बार इसे प्रकाशित किया गया 1948 में। जनता की प्रतिक्रियाएं और सुझाव के बाद प्रारूप को संवैधानिक सभा में बहस के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिसके लिए प्रारूप को 3 बार पढ़ा गया था। पहली बार कब पढ़ा गया था? 4 नवंबर 1948 को। दूसरी बार पढ़ा गया 15 नवंबर 1948 को। तीसरी बार 14 नवंबर 1949 को। तब जाकर 26 नवंबर को हस्ताक्षर हुए थे। इसमें कुल 299 में से 284 ही सदस्य शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान के बंटवारे से संवैधानिक सभा से 99 सदस्य अलग हो गए थे। अब 299 ही बचे थे, मतलब पहले और भी थे। संविधान के लागू होते ही भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मूल्य 0 हो गया, क्योंकि यह माना गया था कि जब तक भारत और पाकिस्तान का अलग संविधान न बन जाए तब तक दोनों देश भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चलेंगे। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान लागू होने के समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अब भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत के बारे में देखें तो भारत सरकार अधिनियम से कुछ चीज़ें ली गई हैं हमारे भारतीय संविधान में। ब्रिटेन के संविधान से कुछ अंश लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए, कनाडा के संविधान से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए, फ्रांस के, रूस के, जर्मनी के संविधान, मतलब विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए। अब आगे हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें क्या कहा गया? भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी संघीय ढांचा प्रणाली। राज्यपाल का पद इसमें बताया गया, न्यायपालिका बताई गई, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया, प्रशासनिक ढांचा बताया गया। आगे हम लोग देखते हैं, इन्हीं के बारे में आगे पढ़ेंगे, मतलब भारत सरकार अधिनियम जो संविधान के स्रोत है, ये कहाँ से लिया गया, इसके बारे में आगे जानेंगे। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।